पहले बता चुके हैं कि जो भारतीय प्रोपेगेंडा के 90,000 93,000 सिपाही थे, ऐसी बात नहीं थी। वहाँ पे सिर्फ 32-33 हज़ार की फौज थी हमारी। अगर वो सरेंडर भी जो करने का तरीका था, वो कोई तरीका नहीं था जो उसने किया। वो इस बात को इतना तमाशा बनाने की ज़रूरत नहीं थी कि वो तस्वीरें दुनिया के सामने खींची और आज तक भारतीय हर गैरिजन की दीवार पे वो तस्वीर लगी हुई है कि वो दस्तखत कर रहा है हथियार डालने का। फिर पाकिस्तान आर्मी को खड़ा करके इस तरह सेरेमोनियल हथियार डलवाएगा। इससे ज़्यादा बड़ा जुल्म हो कोई नहीं सकता कि हम अपने सरफरोश और जानिसार बेटों को इस तरह जलील करें, जिन्होंने पाकिस्तान के दिफा की खातिर सब कुछ कुर्बान कर दिया। अपने जितनी फैमिलीज तक ज़िबा हो गई, जिनके अफसरों और जवानों की फैमिलीज मशरक़ी पाकिस्तान में थी, वो बंगाली अफसरों के हाथों, मुक्तिबानी के हाथों ज़िबा हुई। पाकिस्तानी कौम अपनी उस फौज को रुस्वा करती रही जिसको हमने मशरक़ी पाकिस्तान भेजकर तन्हा छोड़ दिया। इनको तो हमारी फौज को जो मशरक़ी पाकिस्तान में थी, धोखा अपनों ने दिया। न सियासी हल तलाश किया गया, न सिफारती हल तलाश किया गया, न फौजी कुमक उनको भेजी, बल्कि अबैंडन कर दिया। और आखिरी दिन तक धोखा में रखा गया अपनी कौम को। याहिया खान और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन और जनरल गुलाम उमर और भुट्टो ने पूरी पाकिस्तानी कौम को धोखे में रखा कि जी हम तो मशरक़ी पाकिस्तान में कामयाब हो रहे हैं, शिकस्त का कोई सवाल ही नहीं है। ये सब साजिश भुट्टो की थी। और उसने इसीलिए चूंकि इस फौज को जलील करना था, उसको खौफ था कि ये फौज मेरे खिलाफ बगावत करेगी। और फौज में बगावत हुई फिर भुट्टो के खिलाफ 1973-74 में। एयरफोर्स के और आर्मी के, नेवी के कुछ अफसरों ने मिलकर बाकायदा बगावत की भुट्टो के खिलाफ। पूरी दुनिया में बेइज्जती हुई पाकिस्तान की। ये सब कुछ हम मैनेज कर सकते थे क्योंकि मुजीब हमारी कैद में था मगरबी पाकिस्तान में। भुट्टो ने नहीं होने दिया। भुट्टो वॉज द हेड ऑफ द स्टेट एट दैट टाइम, क्योंकि फ़ौरन ही फॉल ऑफ ढाका के बाद याहिया खान ने रिज़ाइन कर दिया था, भुट्टो को लाके हुकूमत दे दी गई थी। तो जिस लेवल का बिट्रेल है, वो सारा एविडेंस जला दिया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं अमन धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान का लाल टोपी जो हमेशा भारत के ऊपर उंगली उठाता रहता है और ये बोलता रहता है कि गजवा हिंद करेंगे, हम भारत के ऊपर कब्जा करेंगे। वो 1971 के बारे में बात कर रहा था जब पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बटा था। और बात करते करते कहीं ना कहीं इसको बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। अपनी आर्मी की जो नाकामियां हैं उनको छिपाने का काम कर रहा है। तो पहले हम इसकी बातें सुनते हैं उल जलूल वाली, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई है उसके बारे में वीडियो के लास्ट में। इनको तो हमारी फौज को जो मशरक़ी पाकिस्तान में थी, धोखा अपनों ने दिया। न सियासी हल तलाश किया गया, न सिफारती हल तलाश किया गया, न फौजी कुमक उनको भेजी, बल्कि अबैंडन कर दिया। और आखिरी दिन तक धोखा में रखा गया अपनी कौम को। याहिया खान और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन और जनरल गुलाम उमर और भुट्टो ने पूरी पाकिस्तानी कौम को धोखे में रखा कि जी हम तो मशरक़ी पाकिस्तान में कामयाब हो रहे हैं, शिकस्त का कोई सवाल ही नहीं है। और मशरक़ी पाकिस्तान वाली फ़ौज को कह दिया गया था कि तुम अपनी जिम्मेदारी पर जो चाहते हो फैसला करो। ये कहा जाता है, बहुत बात होती है इस पर कि सरेंडर करने का हुक्म किसने दिया था। बाद में सब डिनाई कर गए। याहिया खान कहता है मैंने तो कहा ही नहीं था, नियाज़ी कहता है मुझे ऊपर से हुक्म आया था। बात यह कि मटीरियल बात है ये, क्योंकि अगर नियाज़ी उस वक्त सरेंडर ना भी करता, जनरल नियाज़ी ना सरेंडर करता, तो मज़ीद कुछ हफ्ते और हम लड़ लेते। लेकिन नतीजा वही निकलता, चूंकि भुट्टो फैसला कर चुका था। याहिया खान और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन और जनरल गुलाम उमर फैसला कर चुके थे कि मशरक़ी पाकिस्तान को तोड़ कर अलग करना है और किसी किस्म की मदद उनको नहीं भेजनी। ये ज़रूर है कि जनरल नियाज़ी एक बदकिरदार, जानी और शराबी अफसर था और उसकी वजह से जो नीचे अफसरों की कुर्बानियाँ थीं उन सब पर मट्टी पड़ गई। अगर वो सरेंडर भी जो करने का तरीका था, वो कोई तरीका नहीं था जो उसने किया। वो इस बात को इतना तमाशा बनाने की ज़रूरत नहीं थी कि वो तस्वीरें दुनिया के सामने खींची और आज तक भारतीय हर गैरिजन की दीवार पे वो तस्वीर लगी हुई है कि वो दस्तखत कर रहा है हथियार डालने का। फिर पाकिस्तान आर्मी को खड़ा करके इस तरह सेरेमोनियल हथियार डलवाएगा। ये सब एक घटिया कमांडर की वजह से हुआ। हथियार बाइज़्ज़त तरीके से भी डाले जा सकते थे, कोई एग्जिट भी लिया जा सकता था, कोई रास्ता निकाला, कोई 100 तरीके थे। अगर POW होना भी था तो ज़रूरी नहीं था कि POW होने के लिए तमाशा लगाया जाता। लेकिन जैसे कहा कि ये गलती फ़ौज की नहीं थी, ये नियाज़ी की थी, ये उसकी ज़ाती गलती थी। उसका ज़ाती किरदार इस कस्म का था, क्योंकि ये याहिया खान के एडमिनिस्ट्रेशन के थे, वो सारे उस ज़माने के अफसर जो थे, इनमें वही शरई खामियाँ मौजूद थीं जिसकी वजह से इंसान बुज़दिल हो जाता है। ये बदनसीबी की बात थी कि शेरों और दलेरों की एक फ़ौज के ऊपर वो लोग हुक्मरान थे जिनका कोई ताल्लुक़ अल्लाह रसूल और दलेरी और शुजाअत और गैरत से नहीं था। आज 50 बरस के बाद पाकिस्तानी कौम पर वाजिब है कि मशरक़ी पाकिस्तान के मुजाहिदीन से उस फ़ौज से माफ़ी मांगे कि हमने उनको उस महाज पर भेजा, तन्हा छोड़ दिया, निकालने का कोई ज़रिया रास्ता नहीं छोड़ा उनके लिए, ना सियासी, ना सिफारती, ना फ़ौजी, ना अस्करी। और फिर उनको जलील भी करते रहे 50 साल। चूँकि इस फ़ौज से भुट्टो को खौफ था, ये फौरी फ़ौज जानती थी कि हमें भुट्टो ने बिट्रे किया।
लिहाजा भुट्टो नहीं चाहता था कि इनको जल्दी वापस लाया जाए, लिहाजा जानबूझकर उसने इंदिरा गांधी से कहा कि इनको 3 साल तक अपने पास कैद रखो। फिर एक ड्रामा बनाया शिमला एक माहिदे का कि जी मैं जंग कैदी छुड़ा कर ला रहा हूँ, और ये फैसला किया गया कि इनको फ़ौरन नहीं छोड़ा जाएगा, छोटी छोटी टुकड़ियों में छोड़ा जाएगा, ताकि ये कोई मज़ाहमत ना कर सकें। लिहाजा ये रिहाई का पीरियड भी कुछ साल 1.5 साल तक खिंचता चला गया। यानी पहला बैच जब पहली दफ़ा पाकिस्तान पहुंचा और आखिरी बैच जो आया उसके दरमियान में कोई तकरीबन साल का फ़र्क था। हालांकि पहले दिन छोड़े जा सकते थे, 30-32 हज़ार होते क्या। ये सब साजिश भुट्टो की थी, और उसने इसीलिए चूंकि इस फौज को जलील करना था, उसको खौफ था कि ये फौज मेरे खिलाफ बगावत करेगी, और फौज में बगावत हुई फिर भुट्टो के खिलाफ। 1973-74 में एयरफोर्स के और आर्मी के, नेवी के कुछ अफसरों ने मिलकर बाकायदा बगावत की भुट्टो के खिलाफ, क्योंकि सबको मालूम था कि ये गद्दार है, सबको मालूम था इसने मरवाया है, सबको मालूम था ये कमीना है जिसने इधर तुम इधर हम का नारा लगा के बिल्कुल तमाम सियासी मसले ही ख़त्म कर दिए, मसला तस्वीर करने की कोई चांस ही ख़त्म कर दिए, और फिर जाके बाहर बैठ गया और पोलैंड की करारदाद फाड़ दी और बकवास करता रहा, मज़ार साल लड़ेंगे। सबको पता था 3 दिन बाद फॉल होने वाला। इतनी बड़े पैमाने पर गद्दारी थी, और उससे बड़ी गद्दारी ये थी कि वो सारा रिकॉर्ड इनकी गद्दारियों का बाकायदा जला के ज़ाया किया गया ताकि कोई बाद में इन्वेस्टिगेशन ही ना हो सके। शेख मुजीब के ख़िलाफ़ ढाका फॉल हो चुका था, मशरक़ी पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी दुश्मन की क़ैद में जा चुकी थी, मुजीबुर रहमान पाकिस्तान के पास था, मगरबी पाकिस्तान में। अगर भुट्टो चाहता तो उसको रखता अपने पास, और इसके बदले आराम से अगले दिन अपनी पूरी फ़ौज रिहा करवा लेता, क्योंकि जो बांग्लादेश का बानी है, उनका बाबाए कौम है, वो पाकिस्तान की क़ैद में था। लेकिन भुट्टो ने बग़ैर कुछ लिए अगले दिन मुजीबुर रहमान को जहाज़ में बैठाया, ढाका भेज दिया। किस किस्म का बेगैरत आदमी था वो। अपनी पूरी फ़ौज छुड़वा सकता था पहले दिन, जिसको 3 साल भारतीय जेलों में रखा गया। कम से कम 150-200 अफसर और जवान शहीद हुए हमारे भारतीय जेलों की कैद में, पूरी दुनिया में बेइज्जती हुई पाकिस्तान की। ये सब कुछ हम मैनेज कर सकते थे क्योंकि मुजीब हमारी कैद में था मगरबी पाकिस्तान में। भुट्टो ने नहीं होने दिया। भुट्टो वॉज द हेड ऑफ द स्टेट एट दैट टाइम, क्योंकि फ़ौरन ही फॉल ऑफ ढाका के बाद याह्या खान ने रिज़ाइन कर दिया था, भुट्टो को ला के हुकूमत दे दी गई थी। तो जिस लेवल का बिट्रेल है वो सारा एविडेंस जला दिया गया। इससे ज़्यादा बड़ा जुल्म हो कोई नहीं सकता कि हम अपने सरफरोश और जानिसार बेटों को इस तरह जलील करें, जिन्होंने पाकिस्तान के दिफा की खातिर सब कुछ कुर्बान कर दिया। अपने जितनी फैमिलीज़ तक ज़िबा हो गई, जिनके अफसरों और जवानों की फैमिलीज़ मशरक़ी पाकिस्तान में थी, वो बंगाली अफसरों के हाथों, मुक्तिबानी के हाथों ज़िबा हुई। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। हम बहुत बड़ी बड़ी तारीख़ी गलतियाँ कर चुके हैं, और उससे बड़ी गलती ये है कि इस तारीख़ को छुपा दिया हमने, अपने आने वाली नस्लों को बताया नहीं कि हम कितने बड़े ब्लंडर्स कर चुके हैं। हमारे बड़ों ने कितनी बड़ी बड़ी हिमाकतें की हैं, और हमने इसलिए कुछ नहीं सीखा, और आज भी हम वही कर रहे हैं। भारत एक मरतबा फिर मशरक़ी पाकिस्तान की तारीख़ दोहराना चाहता है। उसकी तमाम जंगी एक्सरसाइज अब इस नौइयत की हो रही हैं कि अब हमने ढाका दोहराना है। वो इस साल 16 दिसंबर को बहुत बड़ी सेलिब्रेशंस कर रहा है पूरे इंडिया के अंदर। फॉल ऑफ ढाका पे 50 साल पूरे हो गए, और वो अगले 50 साल अब वो कह रहा है कि हमने अगले चंद सालों के अंदर पूरा पाकिस्तान लेना है। भारत हमला करने वाला है लाल टोपी के अकॉर्डिंग, इसलिए मैं कह रहा हूं कि लाल टोपी तुम जाओ चूहे के बिल में घुस जाओ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा मार पड़ने वाली है, और खासकर अगर मैं आ गया तो तुमको बहुत ही ज़्यादा मारूंगा। अच्छा, यहाँ पर ये जो बोल रहा था कि हम सारी चीज़ें जो है अपने जो लड़के हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, उससे छुपा रहे, तुम भी तो छुपा रहे हो। 93,000 ये लिख कर जो है रिकॉर्ड में है कि 93,000 जो है सैनिक सरेंडर हुए थे, और इसको तुम छुपा नहीं सकते हो। लेकिन अपने मुँह से बोल लो 30-32 हज़ार थे, जबकि तुम्हारी जो हिस्ट्री की बुक है पाक स्टडी, उसके अंदर साफ साफ पढ़ा जाता है कि 90,000 से ज्यादा जो सैनिक थे उन्होंने भारत के साथ में सरेंडर किया था, और वो भारत के जो जेलों के अंदर बंद थे। और तुम बता रहे हो कि जो है 30-32 हज़ार थे। पता नहीं कहाँ से गड़ी लगाते रहते हो भाई। और तुम जो इतना रो रहे हो कि जो है भारत की जो आर्मी ने वहां पर कर दिया, उनके सामने सरेंडर करना पड़ा, और सबके सामने हमारी बेइज्जती हो गई पूरी दुनिया के अंदर, वहां पर तुम्हारा जज्बा काम नहीं आया था, वहां पर तुम्हारा जो ईमान है वो काम नहीं आया था। भाई कौन सा लॉजिक लगाकर फिर से ये बेशर्मी वाली बातें करते हो, उसके 4 दिन बाद मुंह उठा कर कह देते हो अरे यार हम अकेले ही जाएंगे। मतलब कौन से बेशर्मी वाले मुंह से तुम बातें करते रहते हो कि हम गजवा हिंद करेंगे। ये वाला एक किस्सा सुनाते हुए तुम रो रहे हो, लेकिन जब बातें तुम करते हो तो ऐसा लगता है तुम कल ही जो है हिंदुस्तान को फतह कर लोगे। मतलब इस तरीके की ऊल जलूल बातें ये करता रहता है, जिसको सुनने के बाद में सिर्फ भारत के लोगों की हंसी निकलती है, और लोग इसका मनोरंजन के लिए वीडियो देखते हैं। आपने देखा किस तरीके से कह रहा था कि मतलब जो भारत के सामने हमें सरेंडर नहीं करना चाहिए था, वो आराम से भी हो सकता था, ये है वो है, दुनिया भर की बातें करता है। और ये भी कह रहा है कि आर्मी
इनकी सबसे बहादुर आर्मी थी। तुम्हारी इसी आर्मी ने बांग्लादेश के अंदर 10 लाख लोगों को मार दिया। और तुम जब भारत और पाकिस्तान बंटवारे की बात करते हो तो अपनी किताबों के अंदर पढ़ाते हो कि हिंदू जो है उन्होंने और सिखों ने जो है मुसलमानों को मारा, लेकिन तुम ये क्यों नहीं पढ़ाते हो कि बांग्लादेश के अंदर कितने सारे लोगों को तुम लोगों ने मारा था और कितनी सारी औरतों को तुमने रेप किया था, जिनके बच्चे आज बड़े हो चुके हैं और वो तुम्हारे सैनिकों के बच्चे हैं। मतलब ये सब इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है, लेकिन ये इतने बेशर्म लोग होते हैं कि ये सब कुछ बातें कर लेते हैं, उसके बाद में कहेंगे हम गजवाए हिंद करेंगे। तुम्हारे लिए डंडा एक अलग से रखा जाएगा जिसके ऊपर जो है तुम्हारी सारी चीजें जो है उस पर नोट की जाएंगी, उसके बाद में तुम्हारी जो है उससे कटाई की जाएगी, तभी जाके तुम सुधरोगे। कभी भी ये जो इस तरीके के जाहिल होते हैं इनकी बातों को सिर्फ मनोरंजन के लिए आप देखा करिए। बाकी जो है आप इस वीडियो के अंदर सारी चीजें देख चुके हैं। अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।